शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद और आपके बीच में मैं भारतीय संविधान का विकास क्रम का लेक्चर पढ़ाते हुए आप आगे बढ़ रहा हूं और अब तक आपके बीच में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के सभी एक्ट के साथ साथ प्रस्तावना के साथ साथ भाग 1 यानी कि जो भी संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भाग 1 तक आपको कंप्लीट करके मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब तक बहुत सारे वीडियो आपके बीच में जा चुके हैं, उसका आनंद लें और उसका लाभ उठाएं। अब नेक्स्ट आज का जो वीडियो है वो दरअसल है राज्य पुनर्गठन, यानी राज्यों का हमारे भारत में राज्यों का किस तरह से पुनर्गठन हुआ, उस बात को लेकर के हम आपके बीच में सेशन लेकर के आ रहे हैं कि किस तरह से सभी राज्यों का गठन हुआ। जो आज आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, किस तरह से उन राज्यों का गठन हुआ। क्या शुरुआत में भी 28 राज्य थे या नहीं थे? भारत में सभी राज्य किस तरह से गठित हुए, इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे कि किस तरह से राज्य बने, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। बहुत ही नाइस सेशन आपके बीच में लेकर के आया हूँ मैं। आप शुरुआत करेंगे इस नाइस सेशन को। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था। हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तैयार हो चुका था। 26 नवंबर, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा जाए संविधान अंगीकृत कब हुआ था, और एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। यानी हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान अंगीकृत हुआ था। यानी उसी दिन बन करके रेडी हो गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, यानी कि 1930 में ही कांग्रेस ने आज़ादी दिवस मना लिया था, इसीलिए 26 जनवरी का वेट किया गया। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, पूरी तरह से गणतंत्र उसको रोका गया 26 जनवरी तक। तो 26 जनवरी के लास्ट 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान पूरे तरह से बनकर लागू कर दिया गई। ऐसा नहीं कि 26 जनवरी को संविधान पूरा हुआ था, रेडी हुआ था, उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर रेडी हो गया था। तो ये बातें आप लगभग जानते होंगे, इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस के रूप में किस डेट को मनाया जाता है संविधान दिवस, तो बता देंगे कि जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से अंगीकृत हुआ था, लागू नहीं हुआ था। दोनों में कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अंगीकृत कब हुआ था और रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान हमारा लागू हुआ था। यानी गणतंत्र जो हमारा पूरी तरह से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। ये जो 26 जनवरी 1950 को हमारा जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तब हमारे राज्य जो थे ना, वो उन राज्यों का जो कैटेगरी थी वो इस तरह से नहीं थी जो आज आप देख रहे हैं 28 राज्य हैं, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं थे। उस समय जो हमारा ये संविधान, जो हमारे राज्य थे वो 4 कैटेगरी में थे। ये ध्यान रखिएगा, संविधान जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो राज्यों की जो कैटेगरी थी, यानी लिखेंगे यहाँ पर, जब हमारा संविधान लागू हुआ, कहने का मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी कब, 1950। तो राज्यों की कैटेगरी क्या हुई, तो राज्य 4 कैटेगरी में बटे थे। तो राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया, राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, 4 कैटेगरी में बांटा गया था, कैटेगरी में बांटा गया था।
तो राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, यानी कि जो राज्य थे उन्हें 4 भागों में बांटा गया था। यानी जो भी अब सवाल है आपसे पूछा जाता है, यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था जब 26 जनवरी 1950 को, तो राज्य 4 भागों में बटे थे। अब यानी कि ये पूछा भी जाता है। तो कैटेगरी ए, यानी कि अब कैटेगरी ए कह लीजिए, कैटेगरी ए, कैटेगरी क्या कह लीजिए या ए कह लीजिए। पहला क्या था? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी बी, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। दूसरा क्या? कैटेगरी, अब देखिए कैटेगरी तीसरा क्या है? कैटेगरी सी, कैटेगरी सी, और चौथा था कैटेगरी डी, कैटेगरी डी, कैटेगरी क्या था? डी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था या 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे जो राज्य थे ना, वो राज्य 4 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में। यानी कैटेगरी ए, इसको कैटेगरी कै भी बोला जाता है, यानी कै, ख, ग, घ इस तरह से भी बोला जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इंग्लिश में बता रहे हैं। तो कैटेगरी ए ऐसा भी आता है, कैटेगरी ए भी ऐसे भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी राज्यों को इस भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी ए की। कैटेगरी जो ए थी, जो कैटेगरी ए थी, यानी कि जो कैटेगरी ए थी, इस कैटेगरी इसमें कौन आता था? यानी कि अगर हम बात करें कैटेगरी ए की, कैटेगरी ए की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे। क्या आते थे? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत आते थे, ब्रिटिश प्रांत। इसमें क्या आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। कैटेगरी ए में क्या आते थे? ब्रिटिश प्रांत आते थे। और कैटेगरी बी में क्या आते थे? कैटेगरी जो बी थी, कैटेगरी बी जो थी, उसमें क्या आते थे? छोटी देसी रियासतें। क्या आते थे? छोटी देसी रियासतें, छोटी देसी रियासतें, छोटी देसी रियासतें, देसी रियासतें, रियासतें। और कैटेगरी जो सी थी, कैटेगरी सी थी, कैटेगरी सी में क्या आते थे? बड़ी देसी रियासतें। क्या आते थे? बड़ी देसी रियासतें, बड़ी देसी रियासतें, रियासतें। तो कैटेगरी जो बी थी उसमें छोटी देसी रियासतें आती थी, और कैटेगरी सी में क्या आते थे? बड़ी देसी रियासतें आती थी। और कैटेगरी जो डी थी, यानी कि कैटेगरी जो डी बनाई गई थी, कैटेगरी डी में आते थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। निकोबार जो द्वीप समूह था वो आता था कैटेगरी डी में। एक बार फिर से इस चीज़ को समझिए। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, आपको ये भी पता होगा। तो उस समय कैटेगरियाँ जो थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। इस तरह से राज्यों को बांटा गया था। राज्यों को किस तरह से बांटा गया था? चार भाग कैटेगरी में बांटा गया था। कैटेगरी ए, बी, सी, डी या कै, ख, ग, घ इस तरह से राज्यों को बांटा गया था। कैटेगरी ए में ब्रिटिश प्रांत आते थे, यानी कि जो भी ब्रिटिश प्रांत थे वो कैटेगरी ए में आते थे। और छोटी देसी रियासतें आती थी कैटेगरी बी में। कैटेगरी सी में बड़ी देसी रियासतें आते थे। और कैटेगरी डी में आते थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। लेकिन दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ। एक क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। क्या हुआ? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। और इस 7वें संविधान जो ये 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन 1956 में दोस्तों 7वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत क्या किया गया? राज्यों की ये सारी जो कैटेगरियाँ थी ना,
इस राज्यों की इस सारी कैटेगरियों को समाप्त कर दिया गया है ना। आपसे अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों की कैटेगरी ए बी सी डी या क ख ग घ को राज्यों की कैटेगरी को समाप्त किया गया था, तो आप बताएंगे कि राज्यों की जो कैटेगरी थी ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी जो भी राज्यों की कैटेगरी थी, उन राज्यों की कैटेगरी को समाप्त कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्यों की कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो राज्यों की कैटेगरी को समाप्त कैसे किया गया, क्या क्या ये प्रावधान आया, ये तो मैंने बता दिया ऐसे। लेकिन अब डिटेल में इसको जानेंगे कि राज्यों की कैटेगरी किस तरह से समाप्त हुई और किस तरह से नहीं समाप्त हुई, राज्यों को लेकर के कैसे विवाद हुआ, है ना। इन सारी बातों को आप समझेंगे। अब एकदम शुरू समझते हैं। देखिए, जो हमारा देश आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेज़ से चल रही थी। यानी कि जो भाषा ये थे, तो भाषा को लेकर के बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें इस भाषा के आधार पर ये राज्य चाहिए, इस भाषा के आधार पर ये। जैसे मैं बोलूँ अगर गुजराती बोलने वालों के हिसाब से गुजरात डिमांड हो रही थी कि हमें गुजरात एक स्टेट चाहिए, मराठी बोलने वालों के हिसाब से महाराष्ट्र डिमांड हो रही थी। तो इस तरह से डिमांड हो रहा था कि हमें इस राज्य के आधार पर जो है, इस भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों की पूरी तरह से डिमांड हो रही थी कि हमें इस भाषा के आधार पर ये राज्य चाहिए। तो सरकार बहुत घबरा गई थी कि हमें क्या किया जाए, इसका उपाय किया जाए। तो यानी कि तब सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को लेकर के 1947 में क्या किया, श्याम कृष्ण धर कमेटी को गठित किया। श्याम कृष्ण धर कमेटी आई। इस बात को नोट करिएगा, इस पॉइंट को नोट करने लायक है, समझिए इस चीज़ को। देखिए, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, इस बार फिर से समझिए, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेज़ से फैलने लगी। लोगों ने कहा कि भाषा हमें, गुजरात वालों ने कहा हमें गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात चाहिए, महाराष्ट्र वाले कहें कि भैया हमें मराठी हम बोलते हैं, हमें महाराष्ट्र चाहिए। इस तरह से तेलुगु भाषा के आधार पर इधर ये आंध्र प्रदेश के गठन की मांग हो रही थी। यानी भाषा के आधार पर बहुत तेज़ से लोग डिमांड कर रहे थे हमें राज्य चाहिए। तो सरकार वहाँ पर घबरा गई। आपको पता होगा इस समय सरकार कौन थी? आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। और यानी कि तो इस बात को आप समझते होंगे। आइए पॉइंट की बात करते हैं। तो जो 1947 में क्या हुआ, श्याम कृष्ण धर कमेटी। अब देखिए इस बात को समझिए। 1947 में एक कमेटी बना, सरकार ने एक कमेटी बनाई, श्याम कृष्ण धर कमेटी। क्यों बनाई भैया, इसको समझिए। ये सरकार जब ये देखी कि लोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, तो श्याम कृष्ण धर कमेटी 1947 में उन्होंने बनाया। तो ये जो कमेटी थी, ये श्याम कृष्ण धर कमेटी क्यों कहे गए? क्योंकि श्याम कृष्ण जो थे, एक से मेन मुखिया थे, इसमें 3 लोग थे, लेकिन श्याम कृष्ण जो है मेन थे, इसीलिए श्याम कृष्ण धर कमेटी ने कहा गया। ये कमेटी 1948 में क्या की, अपनी रिपोर्ट दर्ज की। तो 1948 में अपनी रिपोर्ट दर्ज की श्याम कृष्ण धर कमेटी ने। और 1948 में जब इसकी रिपोर्ट आई, तो श्याम कृष्ण धर कमेटी ने कहा कि अपनी कमेटी ने कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन है, ये बेकार है। यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये कह दिया। यानी कि भाषा के आधार पर हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि श्याम कृष्ण धर की कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, यानी अब ऐसे लिखिए, रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट कब आई थी? 1948 में। 1948 में आई। और उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट में? उन्होंने क्या कहा, इस समझिए। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को रद्द कर दिया या अस्वीकार।
तो रिपोर्ट आई 1908। श्याम कृष्ण धर कमेटी कब बनी थी बाबू? 1947 में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि लोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे और इसीलिए श्याम कृष्ण धर कमेटी बनी। तो श्याम कृष्ण धर जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट 1900 कब दी थी? 48 में। तो उन्होंने क्या कहा था? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे कहा था। उन्होंने कहा था कि जो भाषा के आधार पर राज्य, यानी कि जो राज्य का गठन होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए? उन्हें भौगोलिक आधार पर होना चाहिए और वहाँ के डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर होना चाहिए। इस तरह से कई तर्क दिया था उन्होंने, लेकिन ये कहा था कि हम ये नहीं मान सकते यार, विकास के आधार पर बना लीजिए कि उनका विकास किस तरह से हुआ उसके आधार पर राज्य बना लीजिए, भौगोलिक क्षेत्र है जो जैसा उसके हिसाब से राज्य बना लीजिए। लेकिन ये कही कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन कि हम ये इस देश में इस राज्य में ये भाषा बोली जाएगी, इसके हिसाब से राज्य बना जाए, इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसीलिए उन्होंने, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि 1948 में जो रिपोर्ट आई थी श्याम कृष्ण धर कमेटी की, उस रिपोर्ट ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था। अब देखिए जो भाषा के आधार पर उन्होंने रद्द किया तो सरकार ने ये देखा कि सरकार ने कहा चलिए इन्होंने जो फैसला सुना है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग का जो फैसला उन्होंने दिया, क्या ये सही है या गलत? इसीलिए उन्होंने इस बात का पता मतलब इस बात को जांच करने के लिए भी एक रिपोर्ट, एक लोगों को और गठित कर, तीन लोगों की अलग से उन्होंने क्या किया गया? उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने 3 लोगों की एक 3 सदस्यीय एक मतलब कमेटी बनाई। किस बात को पता लगाने के लिए? ये जो श्याम कृष्ण धर कमेटी है क्या ये सही कह रही है या गलत कह रही है, क्या इसके लिए भी उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 3 सदस्यीय लोग थे, यानी कि तीन लोग थे, जिसमें हम 60 में उस कमेटी को JVP कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? JVP कमेटी। क्या कहते हैं? JVP कमेटी। JVP कमेटी। अब सोचिए JVP कमेटी क्या है? JVP मतलब जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू। क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू। जे से जवाहरलाल नेहरू और वी से वल्लभ भाई पटेल। वी से वल्लभ भाई पटेल। पी से पट्टाभी सीतारामैया। पी से पट्टाभी सीतारामैया, यानी कि 3 सदस्यीय रिपोर्ट आई, तीन सदस्यीय कमेटी बनी, JVP कमेटी जिसे कहते हैं, श्याम कृष्ण धर कमेटी की रिपोर्ट को जांच करने के लिए। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, वी से वल्लभ भाई पटेल थे, पी से पट्टाभी सीतारामैया थे। तीन लोगों ने मिलकर के कमेटी बनाई थी 1948 में ही, मतलब इन 3 लोगों की कमेटी बनी थी इस बात का पता लगाने के लिए कि ये सत्य है, श्याम कृष्ण धर कमेटी सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, इस बात का पता लगाने के लिए। तो जब 1948 में ये जो श्याम कृष्ण धर कमेटी थी तो उन्होंने अपनी जो जब ये 1948 में JVP कमेटी जो बनी, उन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दर्ज की, इन्होंने JVP कमेटी ने, इसने भी क्या किया? भाषा के रिपोर्ट जब दर्ज किया तो रिपोर्ट में क्या किया? इन्होंने भी लिखेंगे, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकारा। यानी इन्होंने भी क्या किया? जो JVP जो ये श्याम कृष्ण धर कमेटी कह रही थी, उसी श्याम कृष्ण धर कमेटी की बात इन्होंने भी मानी। उन्होंने कहा कि जो श्याम कृष्ण धर कमेटी कह रही थी वो सही कह रही थी, यानी सेम बात इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं JVP कमेटी भी उनका ही समर्थन कर रही थी, यानी JVP कमेटी ने कहा कि श्याम कृष्ण धर कमेटी सही कह रही थी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग को क्या किया गया? अस्वीकार। दोनों बात समझिए, श्याम कृष्ण धर कमेटी ने भी
अस्वीकारा था। और जेबीपी कमेटी जो 1948 में बनी थी, ये भी इन्होंने भी, यानी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों ने भी क्या किया था, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया था। तो लगभग जितने राज्य थे वो क्या कर रहे थे, ये जो राज्य थे ये मतलब कह रहे थे नहीं अब कोई भरोसा नहीं है, मतलब धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन इसी बीच दक्षिण भारत में एक नेता थे श्री पोट्टू श्री रामुलु। क्या नाम था उनका? पोट्टू श्री रामुलु, श्री पोट्टू रामुलु। अब देखिए इसी बीच क्या हुए, एक नेता थे दक्षिण भारत में, एक नेता थे श्री पोट्टू रामुलु, श्री पोट्टू रामुलु। श्री पोट्टू रामुलु दक्षिण भारत के एक नेता थे, श्री पोट्टू रामुलु। और ये दक्षिण भारत के जो नेता थे श्री पोट्टू रामुलु, ये जो क्या कर रहे थे, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की मांग कर रहे थे। ये क्या कह रहे थे, आंध्र प्रदेश के गठन का मांग कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, तेलुगु भाषा के आधार पर एक प्रदेश था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर एक प्रदेश की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए जो आंध्र प्रदेश नाम से होना चाहिए। तो इस तरह से वो मांग कर रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। यानी कि 56 दिनों तक लगभग उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। और 56वें दिन क्या हुआ, जब ये आमरण अनशन पर बैठ गए तो 56वें दिन इनकी क्या हुई, अकाल में उसी जिद में, यानी उसी आमरण अनशन के दौरान 1952 में क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, 56वें दिन आमरण अनशन के दौरान 1952 में क्या हुआ, जो श्री पोट्टू रामुलु जो थे, इनका डेथ हो गया आमरण अनशन के बाद। यानी 56 दिन से जब आमरण अनशन पे बैठे थे कि इसलिए हमें भैया आंध्र प्रदेश गठन की मांग, हमें आंध्र प्रदेश चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर। तो 56वें दिन क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई अचानक। 1952 में क्या हुआ, 56वें दिन तक आमरण अनशन पर बैठने पर इनके 56वें दिन पर इनकी उसी में डेथ हो गई। और जैसे ही इनकी डेथ हो गई उसी में, तो जो ये सरकार थी उस समय पूरी तरह से डर गई कि अब तो मतलब मेरा पूरी तरह से विरोध, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से विरोध करेगा। तो सरकार ने डर के मारे कह लीजिए, या फिर सरकार ने जल्दी से क्या किया, जल्दी नहीं मतलब थोड़ा सा साल भर ही लगा। तो 1953 में क्या किया, सरकार ने एक कमेटी गठित की, फजल अली आयोग कमेटी। तो सरकार ने क्या किया, फजल अली आयोग कमेटी बनाई, फजल अली आयोग कमेटी। तो फजल अली साहब उसमें अध्यक्ष थे कह सकते हैं। तो फजल अली आयोग कमेटी बनाए 1953 में। और इसी 1953 में ये जो फजल अली आयोग कमेटी बनी, इसने जल्दी से क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसी तरह से 1953 में क्या हुआ, ठीक यानी कि 1952 के बाद ही 1953 में सरकार ने डर के मारे उनकी मांग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया कब, 1953 में, उनकी डेथ के बाद। ठीक उनके डेथ के बाद आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु
भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। इसलिए सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछा जाता है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश बना था। किस भाषा के आधार पर उसे गठित किया गया था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था 1953 में। तो 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हो गया था ये आंध्र प्रदेश। तो इसी तरह से अब जब सरकार ने भाषा के आधार पर 1953 में एक राज्य बना दिया, तो और भी जितने राज्य थे वो डिमांड करने लगे कि भैया हमें भी भाषा के आधार पर, हम कोई अलग थोड़ी ना है, उनका कर दिए, हमारा क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार मजबूर हो गया, जो भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन करने के लिए सरकार वहाँ पे मजबूर हो गई थी, क्योंकि भाई एक तो कर चुकी थी, इसीलिए उसे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि ये 1953 में फ़ज़ल अली आयोग एक कमेटी गठित की, और इस फ़ज़ल अली आयोग ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया। यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया। भाषा के आधार पर राज्यों के मांग को स्वीकार कर लिया। तो 1953 में जो फ़ज़ल अली आयोग जो कमेटी बनी थी, इस फ़ज़ल अली आयोग कमेटी ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया। यानी कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर अब राज्य गठित होंगे, लेकिन एक ही भाषा में, एक राज्य में एक भाषा को अस्वीकार कर दी। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1953 में जो फ़ज़ल अली आयोग कमेटी बनी थी, वो फ़ज़ल अली आयोग कमेटी ने ये कहा था कि फ़ज़ल अली आयोग जो कमेटी थी, उस कमेटी ने कहा था कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होगी, लेकिन एक भाषा में, एक ही राज्य में एक ही भाषा, इस बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। यानी कि एक राज्य में एक भाषा अस्वीकार कर दिया। इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से राज्यों के पुनर्गठन की आपके बारे में, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में आपके बारे में बात की। तो इसी के बाद यानी कि 1953 आया, 1953 में राज्य हुआ। इसी के बाद ठीक 1956 में क्या हुआ, 1956 आया, और इसी 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7वां अमेंडमेंट हुआ था, या संविधान संशोधन कर लीजिए, संविधान संशोधन। इसी के बाद क्या हुआ था, 1956 में, ठीक इसी के बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो ये राज्यों की कैटेगरी थी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, यानी क, ख, ग, घ, जो भी कह लीजिए, हिंदी में कह लीजिए, अंग्रेजी में कह लीजिए, तो राज्यों की जो कैटेगरी थी, इन कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया, और इस तरह से 14 नए राज्य बनाए गए। क्या बनाए गए बाबू, 14 नए राज्यों की राज्य यहाँ पर बनाए गए थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये कह लीजिए, यानी कह लीजिए कि 14 नए राज्य। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, इस बात को लिखेंगे, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ, ऐसे कह लीजिए, 14 नए राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इस 7वें संविधान संशोधन में 14 कैटेगरी को समाप्त करते हुए, जो कैटेगरी बनाई गई थी, आपकी कैटेगरी ABCD जो भी कैटेगरी बनाई गई थी राज्यों की, उस कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया, और 14 नए राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद धड़ल्ले से अपना बनना शुरू किया गया, अपना तमाम सभी राज्य, आज आप देख रहे हैं कितने सारे राज्य हैं। तो इस तरह इसके बाद ही तेज़ी से राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर, या जो भी गठन का तरीका है उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू होगा। तो ये शुरुआत, ऐसे राज्यों का गठन का शुरुआत हो, किस तरह से आपने देखा। हालांकि स्पीड बढ़ाने की
स्लो तेज़ है, कुछ चैप्टर बहुत ये लंबा चैप्टर है पॉलिटी का, और उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, सब कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो है। अगर आप लोग को लगे कि स्पीड थोड़ी स्लो करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्पीड स्लो करिए सर, उसके बाद हम और स्लो पढ़ाएंगे। अगर आपको लगे बेटर है तो बेटर बता दीजिएगा। अगर आपको पसंद मुझे लगता है आज वाणी को विराम देते हैं। हमने कल आपको भाग 1 बताया था, आज राज्यों के पुनर्गठन बता दी, कल भाग 2 आपके बीच में सेशन जाएगा। अगर आपको सेशन मेरा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके बीच में सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और इस वीडियो का आप लाभ उठा सकें। मुझे लगता है वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।